नमस्कार, मैं श्रीमती साधना जैन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई है जो स्वयं प्रजनन कर सकती है और अपने जैसी कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरह से एक मकान का निर्माण बिना ईंट के नहीं हो सकता, इसी तरह किसी भी जीव के शरीर का निर्माण बिना कोशिका के नहीं हो सकता। चाहे पौधे हों या जंतु, उनका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक कोशिका के पास आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो स्वयं अपने जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो कोशिका के पास केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है और इसीलिए कोशिका विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं, जो कि ऊर्जा को अपने अंदर एटीपी के रूप में संचित करता है। कोशिका के पास राइबोसोम होते हैं जिसके द्वारा कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण कर सकती है। पादप कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे वह सूर्य की ऊर्जा, पानी, खनिज लवण आदि का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों में बदल सकता है। तो इस तरह कोशिका के पास ऐसी संरचनाएं हैं जिससे कोशिका एक जीवन की स्वायत्त इकाई की तरह कार्य करती है। इन्हीं चीज़ों को आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि प्लांट सेल या और एनिमल सेल या पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या हैं, उनमें क्या अंतर हैं। तो आइए देखते हैं। आपके सामने ये जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्र में ये पहला डायग्राम प्लांट सेल का है और इस तरफ ये जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं यह एनिमल सेल का है। यानी मैंने शुरू में ही आपको बताया है, चाहे पौधे हों या जंतु, उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अब अगर हम बात करें, प्लांट सेल माने पादप कोशिका और एनिमल सेल माने जंतु कोशिका, तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे बहुत सारी दोनों में समानताएं हैं, कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। अगर हम इनकी संरचना में देखें तो सबसे पहले ये एक पादप कोशिका का चित्र है। पहले हम इनके कोशिकांगों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इनके अंतर को समझेंगे। हमको चाहे हम पादप कोशिका देखें चाहे हम जंतु कोशिका, हमें बीच में एक स्पष्ट संरचना दिखाई दे रही है और इस संरचना को हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका में जरूर पाया जाएगा। ज़्यादातर कोशिका के पास एक केंद्रक होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। तो कोशिका का ये जो केंद्रक है, ये इसकी मुख्य संरचना है। जिस तरह से जीव के शरीर में उसका मस्तिष्क काम करता है, उसी तरह से प्रत्येक कोशिका के अंदर उसका केंद्रक उसके मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया कोशिका का न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर आपको और एक रचना दिखाई दे रही होगी। इस रचना को, जो कि केंद्रक के अंदर है, इसे न्यूक्लियोलस या नाभिका कहा जाता है। अब इस केंद्रक के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, पर इस मेम्ब्रेन में आपको बीच बीच में देखिए ये छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनको हम न्यूक्लियोपोर या नाभिकीय छिद्र कहते हैं। तो ये नाभिक या केंद्रक के झिल्ली में जो छिद्र पाए जाते हैं, इनको हम न्यूक्लियोपोर या नाभिकीय छिद्र कहते हैं। फिर दोनों कोशिकाओं में हमने नाभिक या केंद्रक देख लिया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए, चाहे हम जंतु कोशिका देख रहे हों चाहे हम पादप कोशिका, इसमें हमको माइटोकॉन्ड्रिया जरूर दिखाई देगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि कोशिका के अंदर जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कुछ तो कोशिका अपने कार्यों में खर्च कर लेती है, और कुछ ऊर्जा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। तो आपने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के पास भी होगा, पादप कोशिका के पास भी होगा, और ये क्या करेगा, इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को अपने अंदर एटीपी के रूप में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करके रखता है। इसी तरह से अब हम एक और अंतर देखें, हमको पादप कोशिका में ये कुछ मोटी सी भित्ति दिखाई दे रही है, ऐसी भित्ति हमें जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रही। तो पादप कोशिका के पास चारों तरफ एक मोटी अजैविक पदार्थों से बनी हुई सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। इसे हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के पास आपको नहीं दिख रही होगी। तो अभी तक कितनी चीज़ें देख ली, दोनों के पास नाभिक हैं, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लेकिन सेल वॉल केवल पादप कोशिका के पास है। इसके बाद हमको ये जंतु कोशिका में एक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसका नाम हमने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला है, यह दोनों के पास होती है। जंतु कोशिका में ये दिख रही है और पादप कोशिका में इस सेल वॉल के नीचे, ये जो आप देख रहे हैं सेल वॉल के नीचे एक झिल्ली दिख रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अर्थात चाहे हम प्लांट सेल पढ़ें चाहे एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों के पास होगी। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के पास हैं, लेकिन सेल वॉल केवल पादप कोशिका के पास है। अब हम आगे और कोशिकांग देखते हैं, तो हमको ये गोल्जी बॉडी, ये देखिए ये यहाँ पर गोल्जी बॉडी इस डायग्राम में बहुत क्लियर है, ये देखिए गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ रासायनिक द्रव्यों का सिक्रीशन करता है, और ये गोल्जी बॉडी पादप कोशिका के पास भी है और जंतु कोशिका के पास भी है। इसे कैमिलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी है। अब और आगे कोशिकांग हम देखें तो हम यहाँ पर एक विशेष संरचना आपको केंद्रक की झिल्ली के चारों तरफ दिख रही है। ये जो विशेष संरचना आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, इसी तरह से इस चित्र में ये देखिए कितनी क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस संरचना का नाम क्या है? ये संरचना यहाँ पर हम यहाँ इसको देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली इस तरफ भी है, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल ध्यान से नाम सुनेंगे। हिंदी में इस संरचना को कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, और इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बिल्कुल शॉर्ट में इसको ER भी बोल देते हैं, ER, बस इतना सा नाम। अब ER का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो चाहे हम पादप कोशिका पढ़ें चाहे जंतु कोशिका, उसमें केंद्रक की झिल्ली से शुरू होकर एक झिल्लियों का ढांचा टाइप का दिखाई दे रहा है, जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं और उसी के द्वारा हमारे शरीर में कठोरता आती है, ऐसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन कोशिकाओं के ढांचे के समान हैं और इनको कठोरता प्रदान करती हैं। तो कितने कोशिकांग देख लिए? केंद्रक देख लिया दोनों में, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, फिर इसके बाद गोल्जी बॉडी, ये भी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अब हम ये चारों तो पॉइंट हमने देखे, ये दोनों में पाए जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ अंतर भी देख रहे हैं। तो वो अंतर हमने क्या देखे थे? एक तो सेल वॉल का अंतर। सेल वॉल केवल पादप कोशिका के पास होती है। कहाँ होती है सेल वॉल? केवल पादप कोशिका के पास होती है, जंतु कोशिका के पास नहीं होती। एक और चीज़ है जो केवल पादप कोशिका के पास है और मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या
क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। बताइए क्या हम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जंतु की कोशिकाओं के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पादप कोशिकाओं के पास क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए पादप की कोशिकाएं हरी होती हैं और वो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खुद उनके पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेती हैं। तो पादप कोशिकाओं के पास क्लोरोप्लास्ट है जिससे वो भोज्य पदार्थ निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जंतु कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो पादप कोशिका के पास सेल वॉल है जो जंतु कोशिका के पास नहीं है। पादप कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट है जो जंतु कोशिका के पास नहीं है। एक और खास अंतर रिक्तिकाओं वाला, ये देखिए, ये हमने लिखा है वैक्यूल, VACUL। वैक्यूल जो होती है, या हम इसको हिंदी में रिक्तिका भी बोल सकते हैं। तो ये रिक्तिका या वैक्यूल, जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी लेकिन रिक्तिकाएं छोटी होंगी। क्या विशेषता है? जंतु कोशिका में वैक्यूल या रिक्तिकाओं की संख्या ज़्यादा है, ये सब देख रहे हैं आप, लेकिन आकार में वो कैसी हैं? छोटी हैं। अब हम पादप कोशिका की बात करें तो देखिए, ये पादप कोशिका की वैक्यूल या रिक्तिका है, ये दिख रही है, एक ही रिक्तिका ये है, एक यहाँ दिख रही है। तो पादप कोशिका या प्लांट सेल के पास वैक्यूल या रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं। तो कितने अंतर मिल गए? सेल वॉल वाला अंतर पादप कोशिका के पास है, जंतु कोशिका के पास नहीं है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का अंतर पादप कोशिका के पास है, जंतु कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तीसरा वैक्यूल वाला अंतर कि रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी और संख्या में कम, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक। एक और अंतर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम नाम की जो रचना है, इनको हम पाचक वाडी भी कहते हैं, और ये लाइसोसोम ये बना हुआ है, ये लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका के पास होते हैं, पादप कोशिका के पास नहीं होते। अब एक और खास चीज़ हम देखेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, देखिए ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है, यहाँ पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, ये भी दिख रही है, और नीचे की तरफ देखें तो देखिए ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या अंतर दिख रहा है? आप देख रहे होंगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटे छोटे डॉट लगे दिख रहे हैं, ये आखिर क्या हैं? तो इन संरचनाओं को हम राइबोसोम कहते हैं। देखिए कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे कण या राइबोसोम लगे हैं, लेकिन ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ वो छोटे कण नहीं लगे हैं। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिकाएं दो तरह की होती हैं। कौन से दो तरह की? पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ। रफ माने हम इंग्लिश में रफ बोल रहे हैं और हिंदी में बोलेंगे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, और जो चिकनी है तो हम कहेंगे स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो दोनों में आप अंतर देखिए तो चाहे पौधे की कोशिका हो या जंतु की कोशिका, उनमें दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती हैं। एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जिसके चारों तरफ छोटे छोटे कण या राइबोसोम लगे हैं, तो इनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके चारों तरफ कोई कण नहीं लगे हैं, तो उनको हम कहेंगे चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से आपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पढ़ा। चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, दोनों के शरीर में यानी दोनों कोशिकाओं में बहुत सारी समानता पाई जाती है। जैसे दोनों में केंद्रक पाया जाता है, दोनों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के पास गोल्जी बॉडी है, दोनों के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और दोनों के पास वैक्यूल या रिक्तिकाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी हैं। तो अंतर कौन से देखे थे कि जो पादप कोशिका होती है उसके पास कोशिका भित्ति
या सेल वॉल होती है जो जंतु कोशिका के पास नहीं होती। पादप कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो जंतु कोशिका के पास नहीं होता। पादप कोशिकाओं की जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी और संख्या में कम, जबकि जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं छोटी और संख्या में अधिक। अब जंतु कोशिका के पास एक खास चीज है लाइसोसोम, जो रचना पादप कोशिका के पास नहीं है। और दोनों कोशिकाओं के पास और भी कुछ समानताएं हमने देखी थी। तो वो समानताएं क्या थी कि उनकी रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर एक खास चीज राइबोसोम। अब भी मैंने आपको बताया कि ये जो आप दानेदार संरचनाएं देख रहे हैं, ये दानेदार संरचनाएं क्या हैं? राइबोसोम। तो इन राइबोसोम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है कि ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की इकाई हैं। तो ये प्रोटीन के निर्माण का काम करते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होंगे, और ये जो केंद्रक की झिल्ली है उसके चारों तरफ भी ये राइबोसोम लगे होते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके चारों तरफ राइबोसोम नहीं होते। तो इस तरह से आज मैंने इन दो डायग्राम के माध्यम से आपको जंतु कोशिका कैसी होती है, पादप कोशिका कैसी होती है, और उन दोनों कोशिकाओं में मुख्य क्या अंतर है ये बताया। अब आप लोग अपनी कॉपी में जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम बनाएंगे, दोनों में अंतर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। थैंक यू।